नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव योगा सेशन में। मैं विकास राणा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से, आप सभी को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश का, जिन्होंने मुझे अपने फेसबुक पेज पे आज के लाइव योगा सेशन हेतु आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय बड़े भ्राता जी मीणा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, तपन जी का भी धन्यवाद, और उनको भी मेरा प्रणाम। और आज इस लाइव योगा सेशन में मैं आप लोगों को मधुमेह, डायबिटीज यानी कि शुगर के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम कैसे शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कंट्रोल या क्योर कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा शुगर के बारे में। देखिए, हमें मतलब शुगर के बारे में पूरी नॉलेज नहीं रहती। हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपका शुगर बढ़ गया। खाली हम इतना ही सुनते तो हम डर जाते हैं कि शुगर बढ़ गया, क्या हो गया क्या हो गया। देखिए, थोड़ा इसको समझते हैं। शुगर, देखिए, हमारे शरीर में, हमारे उदर में एक अंग होता है, एक ऑर्गन होता है, इसका नाम होता है कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में एक पैनक्रियाज का एक उसमें एक अंग, पैनक्रियाज में एक अंग हमारा जो पैनक्रियाज होता है, उसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है कि इंसुलिन। हमारे उदर में एक अंग होता है पैनक्रियाज, जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है कि इंसुलिन। देखिए, ये इंसुलिन क्या कार्य करता है। जो भी भोजन हम खाते हैं या ग्रहण करते हैं, चाहे मीठा हो गया, चाहे कोई भी भोजन हम लेते हैं, वो इंसुलिन क्या करता है कि जब वो भोजन का पाचन हो जाता है, उसका जब वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, तो उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है इंसुलिन, जिससे कि हमारे बॉडी के जितने भी हर एक अंग प्रत्यंग है, सेल्स हैं, उनको एनर्जी मिलती है, उनको कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। मतलब कि जो ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने, मतलब कि कन्वर्ट का मतलब परिवर्तित करने का कार्य करता है इंसुलिन। ये अगर मान के चलिए, यदि पैनक्रियाज इंसुलिन का निर्माण नहीं कर रहा है या इंसुलिन ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ये जो ग्लूकोज या शुगर धीरे धीरे से बढ़ने लग जाता है। एक उदाहरण के तौर पे देखिए, मान के चलिए आप, जैसे कि एक गिलास पानी में हमने चीनी डाल दिया। अगर चीनी की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा टाइप का हो जाता है और शरबत टाइप का हो जाता है वो। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी जब ग्लूकोज या मतलब शुगर की मात्रा बढ़ने लग जाती है तो हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे हमारा पूरा बॉडी सिस्टम अनियंत्रित हो जाता है और हमें शुगर की चपेट में हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए, योग के अंतर्गत योग मधुमेह को जड़ से खत्म करता है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमें योग करना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे शरीर में पैनक्रियाज है और पैनक्रियाज इंसुलिन का निर्माण करता है। और देखिए, इंसुलिन अपने सुप्तावस्था में पड़ा होता है, हमें उसको सिर्फ जागृत करना पड़ता है। तो देखिए, हम आज योग और आयुर्वेद के माध्यम से इन क्रियाओं को, कुछ क्रियाएं करते हैं, योग के अभ्यास को करते हैं और जानेंगे कि किन किन योगाभ्यास, किन किन आसनों और को करने से हमारा डायबिटीज कंट्रोल होगा। और आयुर्वेद में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको खान पान में कैसे अपने डाइट को रखना है, आपको किन किन चीजों का आप सेवन कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने शुगर को या तो जड़ से खत्म कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस योग सत्र को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, तो क्योंकि यह बहुत ही शुभ कार्य है योग। और दिव्य ओंकार का हम थोड़ा जप करेंगे, 3 बार ओंकार का ध्यान करेंगे। अपनी जगहों पर बैठे आराम से किसी भी ध्यानात्मक आसन में
चाहे तो आप पद्मासन में, चाहे सुखासन में, चाहे सिद्धासन में बैठें, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। तर्जनी उंगली और अंगूठे को इस तरह से मिलाएं और कमर गर्दन को बिल्कुल सीधे रखें। आप लंबा गहरा श्वास लेते हुए दिव्य ओंकार का जप करें। कुछ देर अपनी आंखें बंद रखें, भगवान का ध्यान करें, दिव्य ओंकार का ध्यान करें। ओंकार के ध्यान करने से अनेकों बीमारियां दूर होती हैं। हमारा मानसिक चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। जिन लोगों को डिप्रेशन या तनाव की समस्या है, वो दिव्य ओंकार का जितनी बार जप करें उतना उनके लिए फायदा होता है। जिनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं उनके लिए, जिनको घबराहट होती है, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में कमी होती है, उनके लिए भी दिव्य ओंकार का जप बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अपने अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें और ऊर्जा को जगाएं और इस ऊर्जा को लेते हुए अपने आंखों पे लगाएं और आंखें अंदर ही खोल दीजिए। अपने संपूर्ण मुखमंडल पे इस ऊर्जा को लगाइए। तो आइए हम अब योग की कुछ क्रियाएं करते हैं। सबसे पहले जिससे कि हम अपने बॉडी को थोड़ा गर्म करते हैं। अपनी जगहों पे आप या तो खड़े हो सकते हैं या बैठ के भी आप थोड़ा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपने गर्दन को चारों तरफ घुमाना है। श्वास प्रश्वास हम धीरे धीरे से करते रहेंगे और धीरे धीरे से बैठकर हम अभी अभ्यास को कर सकते हैं। तो करिए, धीरे धीरे से अपने गर्दन को हमें चारों तरफ घुमाना है। दूसरे साइड से भी करें, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज आप अभ्यास को करें धीरे धीरे से। देखिए, आजकल तकरीबन 100 में से 99% लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं दिन भर। तो इससे क्या होता है कि हमारे गर्दन में स्ट्रेस बढ़ता है और तनाव बढ़ता है, पीड़ा होती है। तो उन लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा अभ्यास है। वो इस अभ्यास को करें तो उनके जो पीड़ा होती है गर्दन में, वो तनाव होता है, वो दूर हो जाएगा। इसके बाद अपनी जगहों पे आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ को चारों तरफ घुमाने इस तरह से। आराम आराम से अपने हाथों को आप घुमाइए इस तरह से। इस तरह से आप पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज अपने पूरा अपने हाथों को गोला बना दीजिए, बड़ा सा अपने हाथों को घुमा दीजिए। देखिए, इसके बाद जो भी हम आसन करेंगे उनसे हमें जो भी बेनिफिट्स होंगे वो ज्यादा बेनिफिट्स हमको प्राप्त होंगे। इस तरह का आप अभ्यास करेंगे। एक हाथ से हो गए, आप दूसरे हाथ से भी इस अभ्यास को करेंगे हम इस तरह से आराम आराम से अभ्यास को करेंगे। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे फिर एंटी क्लॉक, पूरा घुमाने का प्रयत्न करें इस तरह से। इस तरह से आप घुमाने का प्रयत्न करें। इसी तरह से आप अपने नितंबों पर हाथ रखें पीछे और इस तरह से आप कर सकते हैं। घुटने को थोड़ा मोड़ दीजिए इस तरह से।
पहले धीरे धीरे से करें, फिर आप तेजी गति के साथ ये अभ्यास को कर सकते हैं। इस तरह से अब अपना एक पैर को आगे ले आए, इस तरह से अपने पंजों को आगे पीछे करते रहें। इससे क्या होगा कि आपके जो नसें हैं वो खुल जाएंगी। अगर नसों में ब्लॉकेज हैं, रक्त का प्रवाह भी सही तरीके से होगा पैरों से लेकर सर तक। इस तरह से आप अभ्यास को कर रहे हैं। दूसरे पैर से भी अभ्यास को करेंगे। दूसरा पैर, बाएं पैर को आगे ले आइए, पंजे आगे पीछे करते रहें। 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से आप अभ्यास को करें। इसके बाद आप अपने पैर को थोड़ा फैला दीजिए, अपने नितंबे पर पीछे हाथ रख के आप इस तरह से भी अपने बॉडी को घुमा सकते हैं। देखिए, जो लोग दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उनके जांघों में दर्द होता है, वो जांघें उनकी अकड़ जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती हैं। तो उनके लिए योग बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस तरह से करें तो उनके जो जांघों में अगर कुछ प्रॉब्लम है, पेट के नीचे कुछ प्रॉब्लम है, तो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। इस तरह से आप महसूस करें कि आपके जांघों में आपको फायदा मिलेगा। दूसरी साइड से भी अभ्यास को करेंगे इस तरह से। इस तरह से आप अभ्यास को करें। ये कुछ क्रियाएं हैं जो कि हम कर रहे हैं अभी, जिससे कि हमारी बॉडी थोड़ा गर्म हो जाए। इसके बाद अपने कंधों पे आप दोनों हाथों को इस तरह से रख दीजिए। इस तरह से अपने हाथों को रख दीजिए आप, और इस तरह से आगे पीछे दाएं बाएं आप करते रहें। इस तरह से आप दाएं बाएं आप अभ्यास करते रहें। इससे आपके कमर में और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आएगा। इस तरह से आप अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। अब आप अपने घुटने को भी थोड़ा पकड़ के ऊपर इस तरह से कर सकते हैं अभ्यास को। दूसरे पैर से भी इस तरह से। घुटनों की स्ट्रेचिंग भी आराम से आपकी हो जाएगी। अब देखिए, हम वातकर्म कपालभाति का अभ्यास करेंगे। वातकर्म कपालभाति एक प्राणायाम तो नहीं है, लेकिन कपालभाति को प्राणायाम में भी लोग करते हैं। तो कपालभाति का अभ्यास हम करेंगे। देखिए, कपालभाति प्राणायाम में हमको रेचक क्रिया करनी पड़ती है। पूरक होता है, रेचक होता है और कुंभक होता है। तो हमको कपालभाति में हमको रेचक करना पड़ता है, मतलब श्वास को पूरा बाहर छोड़ना पड़ता है अपने नासिका से। तो आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिलाएं, ज्ञान मुद्रा में बैठे आराम से, और आपको सिर्फ एक्सेल करना है, श्वास को पूरा बाहर की तरफ छोड़ना है आपको। तो देखिए, हम इसमें निम्न गति, मध्यम गति और तीव्र गति के साथ हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको धीरे धीरे से अभ्यास को करना है। जो जवान है वो तेजी गति के साथ अभ्यास को कर सकते हैं, और जो जिनकी उम्र ठीक ठाक है 45-50 तक, वो भी धीरे धीरे से अभ्यास को करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे अभ्यास को करना है। 3 श्रेणियों में बांटेंगे। सबसे पहले निम्न गति में कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद, और कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। धीरे से एक सांस को बाहर छोड़ेंगे, आपको सिर्फ ध्यान अपने
श्वासों पे देना है कि आपको सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ना है, एक्सेल करना है आपको ऑटोमेटिक ही आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती रहेगी। तो आपको सिर्फ श्वास को सिर्फ बाहर छोड़ना है। तो करें धीरे धीरे से। एक एक श्वास को हम पहले बाहर छोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि ये जो अभ्यास है ये है बुजुर्गों के लिए। एक एक श्वास को हम बाहर छोड़ रहे हैं जिससे कि बुजुर्ग लोगों को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। आपको एक एक श्वास के माध्यम को बाहर छोड़ना है। अनेकों फायदे होते हैं कपालभाति को करने से, लेकिन ये हमारे शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो हम करेंगे अभ्यास कपालभाति का। थोड़ा मध्यम में ले चलते हैं। अब थोड़ा इसको हम तीव्र गति के साथ अभ्यास को कर सकते हैं। इस तरह से आप कपालभाति को कर सकते हैं आराम आराम से। ये 3 आवृत्ति के माध्यम से, एक निम्न गति के माध्यम से, एक मध्यम गति और एक तीव्र गति के माध्यम से। तीव्र गति जो जवान है वो तीव्र गति के साथ अभ्यास को कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। तो जिन लोगों को शुगर की समस्या है, मधुमेह, अंग्रेजी में हम डायबिटीज बोलते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज से और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे चक्की आसन। हमारे घरों में पहले सबके घरों में चक्की होती थी पीसने के लिए। अब किसी के घर में भी चक्की नहीं है। अब लाइट वाला है, बटन दबाइए और अपने आप पिस रहा हो। तो जो हमारे दादा दादी थे उनको कभी भी शुगर नहीं हुआ, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए भारत में करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोग शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, क्योंकि शारीरिक श्रम कम हो चुका है। तो ये बीमारियां बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। तो देखिए चक्की आसन को करने के लिए देखिए पहले लोग ऐसे पालथी मारकर बैठते थे और चक्की को चलाते थे। अभी हमारे पहाड़ों में अभी भी चक्की है, ये पीसने वाले हाथों से। अगर आपके पास नहीं है चक्की तो आपको क्या करना है, अब आप चाहे अपने पैरों को इस तरह से खोल सकते हैं। आप इस तरह से आप पैरों को खोल दीजिए। अब आपके पास चक्की नहीं है तो आपको अपने दोनों मुट्ठियों को इस तरह से लॉक करना है। इस तरह से आपने लॉक किए। अब आपको क्या करना है, श्वास प्रश्वास के माध्यम श्वास को भरना भी है, छोड़ना भी है। अब आप आगे गए, आपको श्वास को भरना है पीछे की तरफ, बिस्तर को इस तरह छोड़ना है आपको। तो अभी हम चक्की चालन अभ्यास को करेंगे और कोशिश यह करें कि आप अपने घरों में, अगर आप चाहते हैं कि आप सुखी स्वस्थ होना चाहते हैं, या तो हमेशा योग करें, क्योंकि योग जब आप हमेशा करेंगे, क्योंकि योग 0% स्वास्थ्य बजट है। 0% स्वास्थ्य बजट है योग। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमको फायदा होता रहेगा। अगर हमने 1 महीना 2 महीने कर लिया तो हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। देखिए मैं अपनी खुद की बात करता हूँ। मैं पहले बहुत ज्यादा हकलाता था। मैंने योग का किया, मेरा आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और मैं आज के समय में हकलाता बिल्कुल भी नहीं। मुझे गैस की प्रॉब्लम भी होती थी, वो प्रॉब्लम भी मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ऐसे अनेकों रोग हमें होते हैं जो कि हम ठीक हो जाते हैं। तो हम अभी चक्की चालन का अभ्यास करेंगे, तो आप लोग भी करें श्वास प्रश्वास के माध्यम से। इस तरह से आपको चक्की को चलाना है। अब हम दाएं बाएं जा रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो पैनक्रियाज है उसका मसाज होता जा रहा है। अब पैनक्रियाज का मसाज जितना होगा, पैनक्रियाज में जितना आपका दबाव पड़ेगा, उतना वो वहां से इंसुलिन का निर्माण करेगा, इंसुलिन को छोड़ेगा
तो जो कि इंसुलिन हमारे शरीर में है, जो कि शुगर को कंट्रोल करता है, जबकि हम इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं डॉक्टर से। तो सोचिए हमारे शरीर में जबकि औषधि है, बस हमें उस औषधि को जागृत करना है। इस तरह से हम चक्की चालन का अभ्यास करें। देखिए मोटापा को भी कम करने के लिए चक्की चालन अभ्यास फायदेमंद होता है। देखिए जिनका मोटापा बढ़ा रहता है, अक्सर वही लोग शुगर की चपेट में आते हैं जिन लोगों का मोटापा बढ़ा रहता है। तो मोटापा भी हमें शुगर के रिस्क में डाल देता है। हमें ध्यान देना है कि हमारा मोटापा कदापि न बढ़े, हम मोटे कदापि ना हो। एक फिट शरीर ही हमको स्वास्थ्यता प्रदान कर सकता है। ये हमारा चक्की आसन है। अब हम इसमें दाएं बाएं दोनों तरफ हमने इसमें घुमाया, तो इसमें हमारा जो पैनक्रियाज क्या होता है, ये सक्रिय होता है। और हाँ जी हाँ, मधुमेह की राजधानी भारत ही है अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में। और ये चक्की आसन अभी हमने ये अभ्यास किया। आप भी हमेशा चक्की आसन को हमेशा करें घर में, या तो आप घर में चक्की लगाएं और सुबह उठ के हमेशा हमारे गढ़वाल में बोलते हैं कि जंदरू बोलते हैं उसको। तो सुबह उठ के हमारी माताएं बहनें या हम खुद भी जाके पीसते हैं उसमें कोई भी अनाज हो, तो इससे पूरा बॉडी हमारा का बॉडी सक्रिय हो जाती है। इसके बाद देखिए हम करेंगे अभी मंडूकासन। देखिए मंडूकासन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। मंडूकासन को करने के लिए सबसे पहले हमको दंडासन में बैठना है। इस तरह से दंडासन में बैठने के बाद हम यहाँ से जाएंगे वज्रासन में। देखिए ये दंडासन है हमारा, बाएं तरफ दोनों हाथों को इस तरह से रखें और इस तरह से आप ये मंडूकासन में आ जाइए। ये देखिए मंडूकासन में इस तरह से हम बैठे। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं बैठना है, हमारे पैर बिल्कुल इस तरह से रहेंगे पीछे। इस तरह से हम ये मंडूकासन में बैठे हैं अभी। ये अभी हम बैठे हैं वज्रासन में। अभी देखिए दंडासन में बैठे थे हम पहले, अब हम आए वज्रासन में। देखिए वज्रासन में एक ऐसा आसन है वज्रासन जिसको कि हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। योग खाना खाने के बाद न कोई हम आसन करते हैं, न ही कोई हम प्राणायाम करते हैं, लेकिन एक वज्रासन ही एक ऐसा आसन है, वज्रासन को छोड़ के कोई भी आसन हम नहीं कर सकते हैं। इससे हमारा जो पाचन तंत्र है वह सही तरीके से कार्य करता है। जो भी हम भोजन लेते हैं वह जल्दी से पच जाता है। तो खाना सुबह के नाश्ते के बाद, दिन के भोजन के बाद और रात्रि के भोजन के बाद आप वज्रासन में इस तरह से बैठ जाएं, आपको फायदा होगा बहुत ही ज्यादा। और आपका पाचन तंत्र भी सही तरीके, जिनका पाचन तंत्र सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो उनका पाचन तंत्र भी कार्य करने लग जाएगा। लेकिन एक दो दिन बैठने से नहीं होगा, ये हमेशा बैठना पड़ेगा आपको। देखिए हम भोजन करते हैं उसके बाद हम घर में पालथी मार के बैठे रहते हैं। पालथी मारने से बैठने से अच्छा है कि आप वज्रासन में आराम इस तरह से बैठे, आंखें बंद करके आप प्रभु का ध्यान भी कर सकते हैं, या आप आराम से वज्रासन में बैठ के अपने घर वालों से भी आप बात कर सकते हैं। आप घर वाले पूछेंगे कि आप ऐसे क्यों बैठे हैं, तो उनको बता दीजिए कि ऐसे बैठने से ऐसा भी होता है। वो भी बोलेंगे वाह कितनी अच्छी जानकारी है, तो वो भी आपके साथ बैठने लग जाएंगे ऐसे। तो सभी लोगों का पाचन तंत्र सही तरीके से कार्य करेगा, भोजन जो भी खाएंगे वो सही तरीके से पच जाएगा। ये है हमारा वज्रासन। इसके बाद यहीं से हम करेंगे मंडूकासन। हमको क्या करना है कि अपने मुट्ठी को अंगूठे को आप अंदर की तरफ ले आइए और मुट्ठी को लॉक कर दीजिए इस तरह से। अपने नाभि के अगल बगल दोनों हाथों को रख दीजिए इस तरह से। श्वास को पूरा हमको बाहर छोड़ना है। पहले हमको श्वास को लेना है, फिर पूरा बाहर छोड़ के पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचना है और आगे की तरफ हमको झुकना है। देखिए अभ्यास को कैसे करेंगे। नाभि के अपने बेली बटन के अगल बगल दोनों हाथों को रखिए और श्वास को पहले भरिए। अब श्वास को पूरा बाहर छोड़ दीजिए, पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचे और आगे की तरफ इस तरह से झुक जाए। धीरे धीरे से आप श्वास प्रश्वास भी कर सकते हैं। कुछ देर होल्ड करें।
श्वास को भरते हुए पुनः ऊपर की तरफ आए। इसी तरह से हम 2-3 बार इस अभ्यास को करेंगे। जब आप आगे, आपको क्या करना है कि बेली बटन के अगल बगल दोनों हाथों को रखना है, पहले श्वास को लेना है, फिर श्वास को पूरा बाहर छोड़कर पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचना है और आगे की तरफ आपको झुकना है। तो पुनः हम अभ्यास को करेंगे। इस तरह से ये हमारा मंडूकासन है। आप को कम से कम 5-6 बार, जिनको शुगर की बीमारी है उनको कम से कम 10 बार भी वो इस अभ्यास को करेंगे तब भी उनके लिए कम है। और 15 से 20 सेकंड तक आपको होल्ड करना है किसी भी आसन को, तब जाके आपको फायदा होगा। ये हमारा मंडूकासन है। मंडूकासन को करने के बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन को करने के लिए हमको क्या करना है, जमीन पर लेटना है अपने पेट की बल। तो इस तरह से हम अपने पेट के बल जमीन में इस तरह से लेट जाएं। अपने हाथों को हमें अपने छाती के बगल में रखना है, अपने चेस्ट के बगल में अपने दोनों हाथों को हमें रखना है और श्वास को भरते हुए अपने आगे के शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है। देखिए, पुनः श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। रिलैक्स। ये हमारा भुजंगासन हो गया। इस भुजंगासन को करने से भी हमारा शुगर कंट्रोल होता है। इसके बाद हम पवन मुक्तासन आसन को कर सकते हैं। पवन मुक्तासन में हमको क्या करना है, अपने पीठ के बल हमको जमीन में लेटना है। इस तरह से हम जमीन में लेट गए। अपने पहले हमें एक एक पैर से पवन मुक्तासन को करना है। अपने पैर को मोड़ दीजिए इस तरह से। आप पहले दाहिने पैर को मोड़ दीजिए, हाथों को इंटरलॉक करें इस तरह से। अब आपको क्या करना है, श्वास को छोड़ते हुए अपनी नासिका को अपने घुटने पे लगाना है। देखिए, इस तरह से श्वास को पूरा बाहर छोड़ना है और अपने नासिका को अपने घुटने पे लगाना है। रिलैक्स। ऐसे दूसरे पैर से भी करेंगे, बाएं पैर से। पूरा श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने नासिका को अपने घुटने पे लगाएंगे इस तरह से। अब हमको दोनों पैरों से, अभी हमने एक एक पैर से किया, अब हम दोनों पैरों से इस अभ्यास को करेंगे। पवन मुक्तासन को इस तरह से लगा दीजिए और श्वास को पूरा बाहर छोड़ के अपने नासिका को अपने घुटनों पे टच कर रहे हैं और अपने सामर्थ्य अनुसार आप होल्ड कर रहे हैं।
इस तरह से एक बार फिर से करेंगे। रिलैक्स। इस तरह से ये हमारा पवन मुक्तासन हो गया। थोड़ी देर हम शवासन में भी रुक सकते हैं, अपनी आंखों को बंद कर रख सकते हैं, अपने हथेली आकाश की तरफ कुछ देर तक भगवान का ध्यान करते हैं। रिलैक्स। ये 3-4 अभ्यास जो हमें अभी आपको बताएं, एक तो आपको चक्की आसन, चक्की चालन आप कर सकते हैं, इससे भी आपका पैनक्रियाज का मसाज होता रहेगा। इसके अलावा आप मंडूकासन को हमेशा करें, फायदा देगा आपको। आपको भुजंगासन को करें, आपको फायदा होगा। पवन मुक्तासन को आप करें, आपको फायदा होगा। इसके अलावा आप कपालभाति का हमेशा रोजाना अभ्यास करें, आपको फायदा होता रहेगा। देखिए, ये तो हमने योग में 2-3 आसन किए, एक क्रिया की कपालभाति की, और अब हम आपको आयुर्वेद में भी कुछ जानकारी देंगे। जैसे देखिए, जो शुगर के रोगी होते हैं, जैसे अगर हमको किसी को डायबिटीज हो जाता है, तो इसके बाद क्या होता है कि सिर्फ एक ही रोग नहीं बल्कि अनेकों रोग जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसको होते हैं। उसके किडनी पे साइड इफेक्ट पड़ता है, आंखों की रोशनी। मैंने अक्सर देखा कि बहुत सारे शुगर के रोगी भी, वो उनके आंखों की रोशनी भी खत्म हो जाती है, उनके चश्मे लगाए रहते हैं। तो आंखों पर भी इसका साइड इफेक्ट पड़ता है, हमारे किडनी पर भी पड़ता है, हमारे लीवर पर भी पड़ता है, इसके अलावा हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। ये समझ लीजिए कि हमारे तकरीबन 10-12 ऐसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिन पे कि शुगर के जो रोगी होते हैं, शुगर का प्रभाव बहुत ही भयंकर पड़ता है। और शुगर बहुत गंभीर बीमारी भी है। भारत में राजधानी समझ लीजिए, बहुत सारे लोग शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं। देखिए, पहले के लोग जो हमारे दादा दादी होते थे, वो इतने रोग से ग्रस्त नहीं थे मगर, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे भी शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं। क्योंकि एक तो हम लोगों का खान पान, हम लोगों की दिनचर्या, हम लोगों का आहार विहार ऐसा हुआ है कि हमें रोग तो होंगे होंगे। आज के समय में जो शाकाहार है या शुद्ध सात्विक भोजन है, वो कोई लेना नहीं चाहता है। हर कोई मांसाहार हो गया, या जो मतलब कि ये जंक फूड होते हैं, कोई अगर देखा जाएगा, कोई सात्विक आहार ले रहा कोई इंसान, और उसके बगल पे अगर कोई मतलब कि कुछ लोग ये जंक फूड ले रहे हो, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, ये इन चीजें, तो लोग अपने को महान समझते हैं कि हम ऐसी चीजें खा रहे हैं, और जो सात्विक आहार भोजन कर रहा है, शुद्ध भोजन कर रहा है, उसको तुच्छ समझते हैं। आज लोगों की मानसिकता बनी हुई है। तो हमें अगर सुखी स्वस्थ रहना है, हमें अपने शरीर पर अगर रोग के प्रति 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है, तो हमें योग करना है और इन सात्विक आहारों का सेवन करना बहुत जरूरी है। हमें जितना हो सके हम फल सब्जियों का सेवन करें, पानी को पिएं, और जितना हो सके इन जंक फूडों से दूर रहें। देखिए, बहुत सारे लोग जंक फूड ऐसा मानते हैं कि बस जैसे वही अमृत होगा। अब देखा मैंने, क्योंकि हमारे आस पड़ोस भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जंक फूड को इतना खाते हैं कि पूछने वाली बात। तो ये सिर्फ हमारी, क्योंकि देखिए, कोई रोग अगर हमें रोग बढ़ रहा है तो रोग का बहुत कारण होते हैं। एक तो हम लोगों का खान पान ऐसा हो गया कि बिल्कुल बकवास सा। तो हमें अपने खान पान को सुधारना है। तो देखिए, अगर हम किसी रोग के चपेट में आते हैं, सिर्फ एक ही रोग नहीं बल्कि हम अपने साथ अनेक रोग ले आते हैं। अब देखिए, जैसे हम मोटापा जैसे बात करते हैं, मोटापा अगर इंसान को होता तो वो शुगर के रोगी का पेशेंट बन जाता है। अनेकों रोग, हृदय रोगी को बन जाता है, श्वास रोगी का वो बन जाता है।
तो ऐसे अनेकों प्रॉब्लम हो जाती हैं। देखिए जैसे डायबिटीज को लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो उसको अनेकों रोग होने की संभावना होती है। जैसे हृदय रोग हो गया, उसके हृदय की जो धमनियां हैं उनमें भी अगर मतलब कि ज्यादा अगर आपका शुगर बढ़ जाता है तो उनकी धमनियां भी उनकी जो बंद हो जाएंगी, हृदय रोग शुरू हो जाएगा, किडनी में साइड इफेक्ट करेंगे, आंखों की समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए हमको सुखी रहना बहुत जरूरी है। आज का जो ये समय है, जितना हम सुखी रहेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। असुखी तब रहेंगे जब हम अच्छे चीजों को अपने पास ग्रहण करेंगे। योग को दैनिक जीवन में हमेशा अपनाते रहेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमें फायदा होता रहेगा। और मेरा सभी से निवेदन भी यही होता है कि आप लोग हमेशा योग करें, क्योंकि योग ही आज के समय में सबसे बड़ी औषधि है। इस कोरोना काल में देखा जाए तो इतने सारे लोग जिन्होंने योग किया, हमने बहुत सारे सुने कि आज खबर में आई कि अखबार में कि योग करने से, सूर्य नमस्कार को करने से, प्राणायाम को करने से ठीक हो गए लोग कोरोना से। अब देखिए जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, योग नहीं करते हैं, वही लोग कोरोना की चपेट में आए। लोगों ने अपने घरों में अन्य लोगों को रखा है कि जिससे कि हमारे घर में खाना बनाए वगैरह वगैरह करें। तो देखिए शारीरिक श्रम बहुत जरूरी है स्वस्थ होने के लिए भी। जितना आप शारीरिक श्रम को करेंगे उतना आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब देखिए मैं आप लोगों को जो शुगर के, मधुमेह के रोगी हैं, आपको क्या करना है, जैसे जामुन होता है, जामुन का जो बीज होता है उसको कूट कर आप उसका पाउडर बना दीजिए। सुबह शाम आप उसको खाइए। उसके पीछे से आप 1 गिलास गुनगुना पानी का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी कड़वी चीजें हैं, जितने मीठा मीठा जितना भी है, चाहे मिठाई है, चाहे चीनी है, गुड़ है, इन चीजों से आपको परहेज करना है। ध्यान रखें, चावल आपको नहीं लेना, आलू आपको नहीं लेना है, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। ये चीजें आपको, इन चीजों से आपको परहेज करना है जितना हो सके। और कड़वी चीजें, देखिए कड़वी चीजें में करेला आता है। सबसे पहले तो करेले का चाहे आप जूस बनाकर पिए, चाहे तो आप उसको कच्चा ही चबा लीजिए, उसके बीज को निकाल के आप उसको ऐसे खा लीजिए, या उसकी आप सब्जी बना लीजिए। अगर आप कच्चा नहीं खा सकते हैं तो उसकी सब्जी बना के आप खा सकते हैं, लेकिन जूस उसका जरूर बना के पिए। जो मिक्सी होती है, सबके घरों में होती है, डाल दीजिए और उसको कर दीजिए, और उसका गिलास, एक एक गिलास हमें सुबह पीते रहे। और हो सके तो अपने घर में करेले को जरूर लगाए। जो कड़वा करेला होता है उसको अपने घर में जरूर लगाए, क्योंकि बाजार से तो कहाँ खरीदोगे, क्या खरीदोगे, है कि नहीं। तो आप अपने घर में रहेंगे, लगाएंगे, वो तो शुद्ध रहेगा वो। तो आप उसका सेवन करें, उस करेले के जूस का आप सेवन करें। इसके अलावा आप आंवला का सेवन कर सकते हैं। आंवला होता है, बहुत कड़वा होता है आंवला का रस, लेकिन शुगर के लिए अच्छा होता है, तो आपको लेना बहुत जरूरी है। उसमें आप आंवले के साथ आप एलोवेरा होता है, एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी को आप उसका जूस दोनों को ले सकते हैं, वो भी आपको फायदा देगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि आपने एक ही साथ इन सारे चीजों को, करेले का जूस हो गया, आंवले का जूस हो गया, या पाउडर को मिक्स कर दिया फिर पी लिया। ऐसा नहीं करना आपको, अलग अलग। जैसे आपने 1-2 घंटे पहले आपने करेले का जूस पी लिया, उसके 2 घंटे बाद आप किसी अन्य चीज को ले सकते हैं। मिक्स नहीं करना कभी भी इन चीजों को, तो वो कोई भी औषधि आपको लाभ नहीं करेगी। या तो एक हफ्ते तक जैसे करेले का जूस पी लिया, 1 हफ्ते तक आपने जामुन की गुठली, जो बीज होते हैं, उसका पाउडर बना के आपने ले लिया, वो आपको फायदा देगा। इसके अलावा देखिए आप जो मेथी दाना होता है, मेथी का जो दाना होता है, उसको भी ले सकते हैं आप। रात को आपने क्या करना है, 1 लोटे पानी में, गिलास में नहीं बल्कि लोटे में, क्योंकि गिलास में तो इतने छोटे छोटे गिलास रहता है, लोटा थोड़ा बड़ा रहता है, इतना बड़ा बड़ा। आप 1 लोटे में मेथी के दाने को भिगो दीजिए, और सुबह उठ के आप उस पानी को पीजिए। उस मेथी को फेंकना नहीं, फिर आप उसमें चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, या उनको भी खा सकते हैं आप, क्योंकि वो फिर मुलायम हो जाएंगे आपको। क्योंकि रस तो खैर, रस तो निकल जाएगा पानी में। आप उस पानी को पीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जितना आप कड़वी चीजें, आप जंक फूड से हमेशा दूर रहें, मांसाहार का सेवन कभी ना करें। जितना हो सके आप शाकाहारी बने और सात्विक भोजन को लें, आपको फायदा होगा।
लेकिन मेथी दाने को हमेशा करें, जामुन की गुठली को लें, या आप ये आंवले का जूस पिए, आपको फायदा होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम, और बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। और मुझसे जो भी गलतियां हुई होंगी मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, और पुनः आप सभी के स्वास्थ्य हेतु भगवान से प्रार्थना करूंगा। और आज के इस लाइव योगा सेशन को हम यहीं पर खत्म करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ, शांति पाठ के साथ। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, भगवान का ध्यान करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, इस सृष्टि की जो अच्छी ऊर्जा है वो हमारे भीतर प्रवेश करें, जो सकारात्मक ऊर्जा है वो मेरे भीतर प्रवेश करें, और मेरे मन में जितने भी नकारात्मक विचार हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति कोई द्वेष है, मन में लालच है, घृणा है किसी के प्रति, वो सारे दूर हो जाएं। मैं प्रभु की संतान हूं। ओम तत्सत। देखिए, एक छोटा सा एक मंत्र है, जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, क्रोध बहुत ज्यादा आता है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको सुबह उठ के एक प्रार्थना करना है भगवान से, या तो आप लोग अभी मेरे साथ भी कर सकते हैं, हाथ जोड़ के, हे परमपिता परमेश्वर, क्रोध मेरा शत्रु है, यह मेरा अहित ही करेगा। हे परमपिता परमेश्वर, क्रोध मेरा शत्रु है, यह मेरा अहित ही करेगा, इसीलिए मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस क्रोध रूपी राक्षस से बचाए रखें। मुझे सबका मित्र बनना है, सबके दिलों पर राज करना है। हे प्रभु, मुझ पे यह कृपा जरूर करना कि मैं ये क्रोध रूपी जो राक्षस है वो हमेशा के लिए भाग जाए। क्रोध कभी नहीं करना है हमको। देखिए, रिलैक्स हो जाए। जब भी आप योग करते हैं उसके बाद आपको प्रसन्नचित्त रहना है, रिलैक्सेशन होना है, क्योंकि योग में रिलैक्सेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, हमारा पूरा तन बिल्कुल शांत हो जाता है। इसलिए हमेशा शांत रहें, भगवान का ध्यान करें और योग हमेशा करें। योग सबके लिए है, सबके लिए योग जरूरी है। ओम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम। जय बाबा केदार।